इन दोनों बहनों की तो ऐसी की तैसी। दिन दहाड़े घोड़े बेचकर सो रही है दोनों। अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। फिर मैंने कहा ठंडा पानी लाकर चारू और ज्योति के ऊपर डाल देती है और वो बेचारी झट से थर-थर कांपते हुए उठ जाती है। चाचा, चाची, आप। बाप रे, ये तो कितना ठंडा पानी है। अच्छू। अरे बेशरम लड़कियों, अकल वकल है कि नहीं तुम में? घर में कितना सारा काम पड़ा है। ओए तुम दोनों घोड़े बेचकर सो रही हो। माफ कीजिए चाची जी, चारू और मैं तो बस कुछ देर के लिए आराम करने आए थे और कब आग लग गई पता ही नहीं चला। हाँ चाची जी, सुबह के 6 बजे से उठे हुए हैं और कल रात को भी देर तक बर्तन धो रहे थे, शायद इसीलिए नींद आ गई। अरे अपनी ये बकवास भरी बातें बंद करो। बहुत सारे टिफिन बाकी है अभी तक। जाओ जल्दी से काम पे लगो, वरना आज तो तुम दोनों को खाना ही नहीं मिलेगा। समझी कि नहीं? जी चाची जी। चारू और ज्योति दोनों गरीब और अनाथ बहनें अपनी चाची मेनका के साथ रहती हैं। मेनका बहुत क्रूर होती है। वो उन दोनों से घर के सारे काम करवाती हैं। साथ ही दोनों बहनें दिन रात खाना बनाती हैं और टिफिन सर्विस के लिए टिफिन भी पैक करके देती हैं, जिसके सारे पैसे मेनका अपने पास ही रखती है। अभी तक टिफिन बना कि नहीं? ग्राहक कभी भी आते होंगे। हाँ चाची जी, हो ही रहा है। वो ज्योति का हाथ कल जल गया था ना, इसीलिए उसे मरहम लगा रही थी मैं। अरे सत्यानाश हो तुम दोनों का। जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना मेरा ये हाथ तुम्हारे गालों पर चल जाएगा। मुझे ये ऑर्डर हाथ से जाने नहीं देने। अगर वक्त पर खाना दोगे तभी ग्राहक रोजाना यहाँ पर आएंगे। जी चाची जी, हम समझ गए। ज्योति और चारू दोनों बहनों को सारा खाना बनाना आता है और उनका स्पेशल आइटम होता है सब्जी और पराठे। ऐसे ही एक रोज जब घर में मेनका की सहेली राखी आती है, तभी वाह यार मेनका, तेरी दोनों भतीजों के हाथों में तो जादू है जादू। अब जल्दी बता, ऐसा कौन सा जादुई मसाला इस्तेमाल किया जाता है इसमें, या फिर कोई जादुई मंत्र फूकती हो जो ये सब्जी और पराठा इतना लाजवाब बनता है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों पहले से ही काफी अच्छा खाना बनाती है और मैं तो इन दोनों को कितना मना करती हूँ कि रसोई में मत आया करो, पर फिर भी ये दोनों आ ही जाती है। और इन दोनों को तो ये सब्जी और पराठा बनाना मैंने ही सिखाया है। क्या बात है मेनका, बहुत खूब। लेकिन लड़कियों, इन सब के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो, क्योंकि तुम दोनों की अभी पढ़ाई की उम्र है, ना कि ये सब करने की। लेकिन हम दोनों तो पढ़ते ही नहीं है आंटी। हमें चाची जी ने स्कूल से कब का निकाल दिया है और घर पर ही बिठाया है। क्या? इस ज्योति की तो ऐसी की तैसी, इसका मुंह तो कभी भी खुल जाता है। अरे मेनका, ये तेरी भतीजी क्या बोल रही है? अरे क्या तू भी राखी, इन लड़कियों की बातों को सच मान रही है। अरे मेरी ये दोनों भतीजियां तो एकदम मजाकिया है, हर वक्त बस मजाक ही करती रहती है ये। अच्छा, तो ये दोनों मजाक कर रही थी। फिर राखी के जाने के बाद मेनका ज्योति को खूब मारती है। चाची जी, मत मारिए ना ज्योति को, उसे लग रही है। इस लड़की की जुबान को ज्यादा ही चल रही है आजकल। रुक जा, आज तो मैं तेरी जबान पर गर्मा गर्म चटका ही दे देती हूँ, फिर उसके बाद तू अपनी ये जबान कभी नहीं चला पाएगी। क्या? नहीं चाची जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए ना चाची जी। मैं दोबारा किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलूंगी, आपको वचन देती हूँ मैं। लेकिन प्लीज चाची जी, मेरी जबान मत चलाइए। हाँ चाची जी, ज्योति से गलती हो गई, लेकिन मैं समझाऊंगी इसे। आप चिंता मत कीजिए, तो आइंदा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ चाची जी, माफ कर दीजिए मुझे। देख ज्योति, मैं तुझे एक आखिरी बार माफ कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद अगर तूने किसी से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कहकर मेनका वहां से चली जाती है। चारू और बेचारी दोनों बेबस बहनें एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ती हैं। वो दोनों दिन रात मेहनत करती हैं और उनकी सारी कमाई मेनका अपने पास रख लेती है। चाची जी,
आज हमें आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है, कुछ पैसे दे दो ना। हाँ चाची जी, जब दोपहर में 2 बजे गली में आइसक्रीम वाले अंकल आएंगे तब हम दोनों उनसे आइसक्रीम खरीदेंगे। अरे चुप रहो तुम दोनों, 1 रुपया तक नहीं दूंगी मैं तुम दोनों को। बड़ी आई आइसक्रीम खाने वाली, दफा हो जाओ यहाँ से। और चाची जी, कोई बात नहीं ज्योति, चल यहाँ से। और चाची जी, हम कपड़े धोने का काम निपटा लेते हैं। हाँ हाँ जल्दी करो, फिर उसके बाद तुम दोनों को मेरे पैरों की मालिश भी करनी है। ज्योति अब बहुत उदास हो जाती है। ये सब कब तक चलेगा चारू? हम दिन भर कितनी मेहनत करके खाना बनाते हैं और वो पैसे हमारे मेहनत के होकर भी चाची जी हमें 1 रुपया तक नहीं देते। ये सब कितना गलत हो रहा है। मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन हम दोनों और कर ही क्या सकते हैं। माँ और पापा तो बचपन में ही हमें इस दुनिया में छोड़कर चले गए। उसके बाद हम चाची जी और चाचा जी के पास आ गए। दोनों ने तो हमें भरपूर प्रेम दिया, पर चाचा जी की मौत के बाद चाची जी बहुत बुरी बन गई। पर हमें यहाँ पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वही तो दिक्कत है ना चारू। काश हमारे माँ पापा भी जिंदा होते तो वो हमारी आंखों से एक आंसू तक आने नहीं देते। हाँ ज्योति, तूने सही कहा। मुझे भी माँ पापा की बहुत याद आती है। जब माँ पापा थे तब जिंदगी में खुशियाँ थी, लेकिन अब उनके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ही एक रोज जब ज्योति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तभी, अरे वो ज्योति कहाँ पर चली गई? अभी तक नहाई नहीं क्या? आज कितने सारे टिफिन हैं, तो उसे रसोई में आने के लिए इतनी देर क्यों लग रही है? अरे चाची जी, वो ज्योति की तबीयत थोड़ी बिगड़ चुकी है, इसलिए आज वो कोई काम नहीं कर पाएगी। क्या? अरे तो पागल वागल हो गई है क्या? अगर वो आज काम नहीं करेगी तो मुझे कितना सारा नुकसान होगा, पता भी है क्या तुझे? जी चाची जी, मैं समझ सकती हूँ, पर ज्योति की तबीयत वाकई में बहुत बिगड़ चुकी है, तो इस हालत में वो कोई काम कैसे कर पाएगी? चाची जी, क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो क्या? उन्हीं पैसों से मैं ज्योति के लिए दवाई लेकर आती हूँ। चल भाग यहाँ से, मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाली। अरे वो जो असरदार काढ़ा बनाती है ना तू, वही घर पर बना दे और पिला दे अपनी उस पनौती बेवकूफ बहन को। 1 घंटे में वो ठीक भी हो जाएगी, फिर कर लेना तुम दोनों अपने अपनी काम। नहीं चाची जी, उस काढ़े को पीने से ज्योति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही वो 1 घंटे में ठीक हो जाएगी। मैं आपसे विनती करती हूँ चाची जी, दे दीजिए ना पैसे। मैं दवाई के लिए तो मांग रही हूँ, अब वो दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे हो पाएगी? अरे मेरे हाथ का एक जोरदार थप्पड़ खाएगी ना तो अपने आप 1 मिनट में ही वो ठीक भी हो जाएगी। तू चुपचाप उसे काढ़ा बना कर दे और काम करने को बोल, वरना मैं उसे मार मार कर उसकी तबीयत और बिगाड़ दूंगी। क्रूर मेनका की बातें सुनकर चारू बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो ज्योति को काढ़ा बना कर देती है, लेकिन उससे ज्योति की तबीयत ठीक नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी बीमारी की हालत में भी वो घर के सारे काम करती है। फिर 2 दिनों के बाद, बस चारू, अब बहुत हो गया। कब तक हम दोनों चाची जी का अत्याचार यूं ही सहते रहेंगे? हमारी मेहनत के पैसे होकर भी वो हमें कुछ भी नहीं देती, ऊपर से इतना अत्याचार करती है हम दोनों के साथ। इसीलिए कह रही हूँ, हमें ये घर छोड़कर जाना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है ज्योति, लेकिन हम दोनों कहाँ पर जाएंगे? हमारे पास तो कोई पैसे भी नहीं है। वो सब तो हम देख लेंगे, पर इस घर से भाग निकलते हैं, वरना ये औरत तो हम दोनों को तड़पा तड़पा कर यूं ही एक न एक दिन मार ही डालेगी। फिर ज्योति और चारू चुपके से सारा सामान लेकर भाग जाती हैं, जिसके बाद मेनका उन्हें बहुत ढूंढती है, पर वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलती। ये उन दोनों बहनों ने अच्छा नहीं किया। एक बार मुझे बस वो दोनों मिल जाए, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोनों घर छोड़ना तो क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगी। वही चारू और ज्योति अब दूसरे गांव में चली जाती है, जहां वो दोनों मंदिर में ही रहती है। अरे ज्योति, कुछ दिन तक तो पंडित जी हमें यहाँ पर रुकने देंगे और साथ ही मुफ्त का खाना भी देंगे, लेकिन उसके बाद तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हाँ चारू,
और इसीलिए हमें पैसे कमाने होंगे। पैसों से हम दोनों खा पी पाएंगे और रहने के लिए हमें कोई जगह भी मिल पाएगी। अब चारों ओर ज्योति बहुत जगह जाकर काम ढूंढती है, पर उन दोनों को कोई काम नहीं मिलता। वही घर में सारा काम अकेले कर करके मेनका की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये सब उस चारों ओर ज्योति के कारण हो रहा है। मुझे उन्हें कुछ भी करके ढूंढना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द, वरना एक ना एक दिन मैं ये काम कर करके पागल हो जाऊंगी। फिर एक रोज जब दोनों बहनें जंगल के रास्ते से गुजर रही होती हैं, तभी अरे चारू, वो देख, एक खाली मकान है। अरे हाँ ज्योति, इसमें तो कोई भी नहीं रहता, पूरा का पूरा घर खाली है। तो क्यों ना हम दोनों ही इसमें रह ले, क्या कहती हो? हाँ ज्योति, यहीं पर रह लेते हैं हम दोनों। वैसे भी इस जंगल में रहना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें कोई जंगली जानवर नहीं है और इसी वजह से हर रोज इस सुंदर से जंगल को देखने के लिए कई सारे पर्यटक आते हैं। फिर चारों ओर ज्योति उस खाली मकान में रहने लगती है। अपने खाने पीने का गुजारा करने के लिए वो दोनों पेड़ से फल तोड़ती है और उसे ही खाती है, और साथ ही वो उन फलों को बाजार में जाकर भी बेचती है। देख चारू, माना कि ये फल बेचकर भी हम दोनों अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन तुझे नहीं लगता क्या कि हमें कुछ और भी करना चाहिए? मतलब? वो देख वहां पर हर तरफ बस चाय वाला, कचौरी वाला, समोसा वाला, गोलगप्पे वाला, यही सब लोग मौजूद हैं और उनके पास ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है। हमारे हाथ का सब्जी पराठा भी हर किसी को पसंद आता है, तो क्यों ना हम दोनों भी अपना छोटा सा ठेला खोले, और वो भी हमारे मकान के बाहर। हाँ ज्योति, ये तो काफी मस्त सुझाव है। फिर दोनों फल बेचकर कमाए हुए पैसों से अपने उस मकान के बाहर ही सब्जी पराठा बेचने लगती है। जंगल में आए पर्यटक और अन्य गांव वासियों को दोनों बहनों का सब्जी पराठा बहुत पसंद आता है। वाह, क्या बेहतरीन सब्जी पराठा है, मजा ही आ गया। ऐसा खाना हमने कभी नहीं खाया, आपके खाने की बात ही निराली है। धन्यवाद भाई साहब। फिर एक रोज उनके ढाबे पर एक फूड ब्लॉगर आता है और वो उनकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, और उन दोनों बहनों की वो वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है। क्या कहा? हमारी वीडियो को 24 घंटे में पूरे 2 मिलियन लोगों ने देखा। हाँ ज्योति, तुमने बिल्कुल सही सुना। ये मेरे चैनल की सबसे ज्यादा व्यू वाली वीडियो है, इसीलिए थैंक यू सो मच। तुम दोनों बहनें मेरे लिए लकी साबित हुई। थैंक यू तो हमें आपका करना चाहिए, क्योंकि आपके कारण ही हम दोनों इतने वायरल हो पाए। अब वायरल होने के बाद उनके पास पहले से भी और ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं, और उनका वो वायरल वीडियो मेनका के पास भी चला जाता है, और वो उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। इन दोनों की इतनी जुर्रत, घर छोड़कर उन्होंने ढाबा खोल दिया। इन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, वापस लेकर ही आऊंगी। फिर मेनका उस जंगल में चली जाती है। चुपचाप घर चलो, और अगर ज्यादा नखरे किए तो तुम दोनों को मार मार कर लाल कर दूंगी मैं। हमें नहीं आना है आपके साथ, चली जाइए यहाँ से। आपके साथ आकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो हमारे साथ अत्याचार करती हो, हमसे मेहनत करवा के वो पैसे अपने पास ही रखती हो, और इससे अच्छा तो यही है कि हम दोनों बाहर अकेले रहकर खुशी से जिए। बहुत पर निकल आए हैं ना तुम्हारे, अभी तुम दोनों को बताती हूँ मैं। फिर मेनका उन दोनों को मारने जा रही होती है कि उतने में वो फूड ब्लॉगर उसे रोक लेता है। खबरदार, जो इन दोनों बहनों को मारने की कोशिश भी की तो अभी 2 मिनट पहले जो भी हुआ वो सब कुछ मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया है। क्या? हाँ, मैं 2 दिन से ही इनके पास सब्जी और पराठे खाने आ रहा हूँ, और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, और अगर तुमने इनके साथ कुछ भी किया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। ये दोनों तो पहले ही बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है, और ऐसे में अगर तुम इनके साथ कुछ भी गलत करोगी तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। कहो, कर दूं अपलोड? करोगी इन दोनों को परेशान? नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे, मैं इन दोनों को कोई तकलीफ नहीं दूंगी और इनसे दूर भी चली जाऊंगी। बस ये वीडियो कहीं पर भी अपलोड मत करना। ज्योति, चारू, माफ कर दो मुझे।
डर के मारे मेनका फौरन वहां से 9-11 हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहनें उस ब्लॉगर को धन्यवाद कहती हैं और वो दोनों अब ढेर सारी मेहनत करके जीवन में खूब आगे जाती हैं। छाया और माया दोनों जुड़वा बहनें होती है। छाया की शादी अजीत से हो जाती है। वही माया एक कंपनी में जॉब कर रही होती है। एक रात, हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है। अब ऐसे में मैं घर कैसे जाऊंगी? जीजू या छाया को फोन करूं क्या? शायद वो दोनों मुझे लेने आ जाए। तभी वहां पर अजीत आता है। अरे माया, तुम यहाँ पर? लेकिन तुम हमारे इलाके में क्या कर रही हो? एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम छाया हो। फिर याद आया कि उससे तो मैं अभी वीडियो कॉल पर बात करके आया हूँ, तो तुम जरूर माया ही होगी। अब क्या करें जीजू, हम दोनों जुड़वा बहनें जो ठहरी। हाँ माया, वो तो है, लेकिन पूरे शहर में रेड अलर्ट है और इतनी तूफानी बारिश में तुम घर के बाहर क्यों निकली? दरअसल वो मैं यहाँ पर अपनी सहेली के घर पर आई थी। मुझे उससे कुछ जरूरी काम था। वो तो ठीक है माया, लेकिन अब तुम अपने घर कैसे जाओगी? सारे रास्ते पानी से भर चुके हैं। एक काम करो, मेरे साथ हमारे घर चलो। लेकिन जीजू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं माया, चुपचाप घर चलो। अजित के कहने पर माया उसके साथ उसके घर चली जाती है, जहां पर छाया की सास लता माया को देखकर चौंक जाती है। अरे बहू, तू ये कपड़े बदल कर कहां पर गई थी जो इतना भीग कर आई है? और हाँ, अभी 15 मिनट पहले तो तूने साड़ी पहनी थी और तू तो रसोई में थी ना। अरे लता काकी, मैं छाया नहीं, माया हूँ, छाया की जुड़वा बहन। अच्छा तू है, तभी मैं सोचू। कोई बात नहीं काकी, हमारे माँ पापा भी आज तक हम दोनों को देखकर उलझन में पड़ते हैं। खैर, हुआ यूं कि फिर लता माया को सारी कहानी बताती है। अच्छा, ये बात है क्या? तो अजित कहाँ पर है? वो जीजू गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आते ही होंगे। तभी वहां पर छाया भी आ जाती है और वो माया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अच्छा हुआ माया, जो अजित तुम्हें सीधे यहीं पर लेकर आ गया, वरना ये अगर तुम्हें नहीं मिलता तो ना जाने तुम कैसे जाती घर पर। और तुम क्या पागल हो गई हो क्या? हम दोनों को फोन क्यों नहीं किया? हम आ जाते ना तुम्हें लेने। अरे हाँ बाबा, मैं तुम दोनों को फोन करने ही वाली थी कि तभी जीजू मुझे रास्ते में मिल गए। हाँ, क्योंकि मैं वहीं से गुजर रहा था और मैंने घर पर माँ जी और पापा जी को भी बता दिया है कि आज तुम यहीं पर रहोगी। ठीक है जीजू। और माया, अब आज तुम यहाँ पर रहने ही वाली हो, तो सबके लिए चाय और पकोड़े बना दो। अपनी बहन के घर आई हो ना, तो बहन को भी थोड़ा आराम दो। अरे छाया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माया हमारे घर पर आई है और तुम हो कि इससे ही काम करवा रही हो। ज्यादा तरफदारी मत करो अपनी साली की। मैं इससे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चाय और पकोड़े काफी अच्छे बनाती है। अरे हाँ बाबा, ठीक है, बनाती हूँ मैं। ओए जीजू, आप मेरी चिंता मत करो, इतना तो मैं मेरी दीदी के लिए कर ही सकती हूँ ना। और ये घर थोड़ी ना कोई पराया घर है। फिर माया चाय और पकोड़े बनाने के लिए रसोई में जाती है। तभी अजित भी माया के पास जाकर उसकी मदद करता है। बड़ी अजीब बात है, मेरी शादी को कितने दिन हो गए, लेकिन मेरी और अजित की इतनी कभी नहीं बनी जितनी 2 मुलाकातों में माया और अजित की बन गई है। फिर रात में माया वहीं पर रुकती है। फिर एक दिन, हाँ छाया, हम माया को उसके बर्थडे पर एक सोने के गहने का सेट गिफ्ट करेंगे। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। सो तो है अजित, लेकिन बर्थडे के लिए इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब अभी अभी शादी का इतना खर्चा हो गया है और ऊपर से ये सोने का गिफ्ट। अरे कोई बात नहीं छाया, अब माया मेरी इकलौती साली है,
और मैं तुम्हारी बहन के लिए ये सब नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? शुक्रिया अजित, तुम बहुत अच्छे हो। फिर माया का जन्मदिन आने पर अजीत उसको सोने का हार गिफ्ट करता है। फिर एक दिन जब छाया बाजार में जाती है तभी, अरे ये क्या, ये तो अजीत और माया है। लेकिन ये दोनों एक साथ बाइक पर कहाँ जा रहे हैं? और आज सुबह तो इसने दूसरा शर्ट पहना था, फिर इसने शर्ट क्यों बदल दिया? हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को फिर से कहीं मिल गए होंगे। वैसे भी दोनों का ऑफिस एक ही रास्ते पर आता है। लेकिन छाया को ये बात दिन भर खलती है कि आखिर अजीत ने शर्ट क्यों बदली होगी। फिर रात में उसके आने पर वो उसे पूछने जाती है, लेकिन तब तक वो सो चुका होता है। अरे ये तो सो भी गया। और ये क्या, इसने फिर से वही शर्ट पहनी है जो इसने सुबह पहनी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मीटिंग में जाने के लिए दूसरी शर्ट डाली हो, क्योंकि इसने मुझे एक बार कहा भी था कि ऑफिस में इसके कुछ शर्ट पड़े हैं जो इसके लिए काफी लकी है। हाँ, यही बात होगी। मैं भी ना पागल हूँ, कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही हूँ। फिर छाया इस बात को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही एक दिन लता की सहेली रूपा घर पर आती है। अरे छाया बहू, क्या पराठे बनाए हैं तुमने? वाह, मजा ही आ गया। धन्यवाद काकी, मैं आपके घर के लिए भी डब्बा भर के पराठे बांध देती हूँ। हाँ बहू, क्यों नहीं। और कल तू और अजित कहाँ पर गए थे घूमने? मैंने तुम दोनों को कितनी आवाज लगाई, लेकिन तुम दोनों ने भी नहीं सुनी। क्या? कल? लेकिन मैं और अजित तो कल किसी भी बाजार में नहीं गए। आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी काकी। ना बहू ना, मेरी उम्र भले ही बुढ़ा गई है, लेकिन नजर नहीं। तूने लाल रंग का जींस और टॉप पहना था और अजित ने पीले रंग का शर्ट। क्या? बादाम खाया कर बहू, अरे अभी से ही तेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। छाया काफी हैरान हो जाती है। फिर रूपा के जाने के बाद इसका मतलब कल काकी ने माया को ही देखा होगा। लेकिन माया को मिलने के लिए अजित ने शर्ट क्यों बदला होगा? कल तो अजित ने नीले रंग का शर्ट पहना था। ये सब आखिर क्या चल रहा है दोनों के बीच में? एक बार मिलना इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये बार बार मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब छाया को माया और अपने पति पर शक होने लगता है, जिसके बाद वो ये बात अपनी सास को बताती है। अरे बहू, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हो सकता है कि माया जिसके साथ घूम रही है वो अजित हो ही ना, और वो कोई और ही हो। नहीं माँ जी, रूपा काकी ने कहा है तो सच ही कहा होगा, क्योंकि वो गली की बाकी औरतों की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो झूठी चुगलियां करे। लेकिन मुझे तो बस एक ही बात समझ नहीं आ रही कि ये अजित तो सुबह और शाम में एक ही शर्ट पहनता है, लेकिन जब जब ये माया से मिलता है तब ये शर्ट चेंज क्यों करता है? आखिर ये सब क्या माजरा है? फिर वो अजित को फोन लगाती है। हेलो अजित, कल तुम और माया कहीं घूमने गए थे क्या? और तुमने अपनी शर्ट क्यों बदली? क्या? छाया, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अरे मैंने कहा कि कल तुम माया के साथ बाजार में गए थे क्या? और तुमने नीली शर्ट पहनी थी, तो बाजार में पीले रंग की शर्ट क्यों पहन कर गए? बताओ मुझे, आखिर तुमने अपनी शर्ट क्यों बदली? अरे हाँ हाँ, शर्ट बदली। वो बारिश में भीग गए होंगे ना, शायद इसीलिए बदली होगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है। हेलो हेलो छाया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं अजीत, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। इतना कहकर छाया फोन कट कर देती है। मैं भी ना खामखा शक कर रही थी। वो दोनों जीजा साली हैं, अच्छे दोस्त भी है, और उसकी शर्ट तो बारिश में गीली हो गई थी, इसीलिए उसने वो पीली शर्ट पहन ली। मैं ही पागल हूँ जो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। देखा ना बहू, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तू अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चला रही है।
मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। एक तू ही पागल है जो कुछ भी सोचती रहती है। हाँ माँ जी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने अजीत पर शक किया। वही ऑफिस में पता नहीं छाया किसके बारे में बात कर रही थी, कौन बाजार में गया था और किसने शर्ट बदली। मुझे तो उसकी आवाज ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। खैर, घर जाके पूछ लूंगा, लेकिन अभी मुझे मेरे काम पर ध्यान देना होगा, वरना आज मुझे बॉस एक्स्ट्रा टाइम रुकवाएगा। फिर एक दिन लता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी छाया दिन रात उसकी देखरेख में लग जाती है और उसी दौरान उसे माया का मैसेज आता है। हाय छाया, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। काफी अटपटी और चौंका देने वाली बात है, लेकिन वो बात सुनकर तुम खुश हो जाओगी। फ्री होने के बाद मुझे कॉल करना। बाय। ये सब क्या बोल रही है ये, और किस बारे में बात कर रही है? एक काम करती हूँ, मैं इसे कॉल ही कर लेती हूँ। अरे छाया बहू, जल्दी आओ। आई माँ जी। एक काम करती हूँ, माया को मैं बाद में कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे माँ जी की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। बस वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन छाया माया को कॉल करना भूल जाती है और वो लता की देखभाल करने में ही व्यस्त रह जाती है। फिर अगले दिन उसे माया के ढेर सारे मिस कॉल आए होते हैं। अरे बाप रे, मैं भी ना कितनी पागल हूँ। कल माया को फोन करने वाली थी, लेकिन भूल ही गई। अब फटाफट फोन कर लेती हूँ उसे, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। फिर वो माया को फोन करने लगती है कि उतने में उसका फोन बंद पड़ जाता है। हे भगवान, इस फोन को भी अभी बंद पड़ना था क्या? अब तो मैं माया से सीधे रात में ही बात कर पाऊंगी, जब अजीत घर पर आएगा। चलो, तब तक माँ जी और मैं बाहर थोड़ा टहल कर आते हैं, उतना ही माँ जी को भी अच्छा लगेगा। फिर दोनों सास बहू एक साथ बाहर निकलते हैं और चलते चलते वो दोनों कपल पार्क पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि माया और अजीत दोनों एक साथ बैठे हैं। और उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर छाया और लता काफी हैरान रह जाती है। ये देखिए माँ जी, आपका सपूत और मेरी निर्लज्ज चुड़वा बहन, ये दोनों यहाँ कपल पार्क में बैठे हैं। हे भगवान, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए ना माँ जी, कैसे दोनों एक दूसरे को पकड़कर बैठे हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो। और आज भी इसने शर्ट बदली है, क्योंकि इसे माया से जो मिलना था। मेरा शक बिल्कुल सही निकला माँ जी। हाँ बहू, आज इस नालायक लड़के की खैर नहीं। चल बहू, आज तो इसे मार मार कर इसके चमड़े ही उधेड़ देंगे हम। फिर छाया और लता वहां पर पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन तब तक माया और अजीत वहां से चले जाते हैं। अरे, अभी तो वो दोनों यहीं पर थे, अब कहाँ चले गए? चल ढूंढते हैं, यही कहीं पर होंगे वो दोनों। फिर लता और छाया बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो दोनों कहीं नहीं मिलते। फिर रात में जब अजीत घर पर आता है, तभी दोनों सास बहू मिलकर अजीत को खूब मारती है। अरे आप दोनों को हो क्या गया है? और मेरी आखिर क्या गलती है जो मेरे ऑफिस से आते ही आप दोनों ने मेरा मार मार के भरता बना दिया? अरे बेशरम लड़के, अपनी साली के साथ चक्कर चलाते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? माया और मैं एक जैसे ही दिखते हैं, फिर क्या कमी रह गई थी मुझ में जो तुम उसके पास चले गए अजीत? और आज पार्क में तुमने दूसरा शर्ट पहना था और अब फिर से वही पुराना शर्ट पहना है तुमने। वाह, कितने चालाक हो तुम। शर्ट बदलने से तुम्हारा चेहरा नहीं बदलने वाला अजीत। अरे तुम दोनों ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैं और माया जीजा साली है और वो तो मेरी बहन जैसी है, और मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। चुप रहो अजीत, तुम्हारा सर सबके सामने आ चुका है। आज माजी और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। तुम और माया एक साथ पार्क में बैठे थे, और इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें कई बार देखा है उसके साथ, वो भी दूसरे शर्ट में।
ताकि तुम उसके सामने अच्छे बनकर जा सको। नहीं छाया, ये सब सरासर झूठ है। छाया और लता पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर माया ही होती है, जिसने ये सारी बातें सुन ली होती है। तू यहाँ? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर तू। अपनी ही जुड़वा बहन की सौतन बन गई तू तो। नहीं छाया, जो कुछ भी तुम और लता काकी समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि जब जब तुमने मुझे और जीजू को साथ में देखा है, वो दरअसल जीजू नहीं थे, बल्कि जीजू के जैसे दिखने वाला मेरा बॉयफ्रेंड नकुल था। क्या? हाँ छाया, अरे यही बात तो मैं तुझे पिछले 3 से 4 दिनों से बताने की कोशिश कर रही हूँ। यही थी वो अजीब सी बात। मेरी लाइफ में एक लड़का आया है जो हूबहू जीजू की तरह दिखता है, और मैंने उसे माँ और पापा से भी मिलवाया है। उन्हें भी वो लड़का बहुत अच्छा लगा। क्या? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। काफी बड़ा इत्तेफाक हुआ है हमारे साथ। आज तक मैंने बस सुना था कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, और अब देख भी लिया। और सबसे बड़ा अजीब इत्तेफाक तो ये है कि हम दोनों जुड़वा बहनों के अब पति भी जुड़वा होंगे। हे भगवान! अच्छा, तो इसीलिए शर्ट अलग थी। वही मैं भी सोचूं कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन तुम उस दिन फोन पर हाँ हाँ क्यों बोल रहे थे अजीत? और ये क्यों कहा कि बारिश में शर्ट गीली हो गई थी इसीलिए बदल दी? अरे मेरी माँ, मुझे उस वक्त ठीक से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं हाँ हाँ कह रहा था, और बस मुझे यही सुनाई दिया कि शर्ट बदली है। मुझे लगा कि तुम किसी और बारे में बात कर रही हो, और मेरी शर्ट भी बारिश की वजह से गीली हो गई थी, इसीलिए मुझे वो बदलनी पड़ी थी। इसीलिए मैंने हाँ कहा। हे भगवान, कितनी सारी गलतफहमियां। माफ करना मुझे अजित, मुझे ये सब बिल्कुल पता नहीं था। कोई बात नहीं छाया। इस तरह अंत में सारी उलझन दूर हो जाती है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। श्रुति की नई नई शादी हुई होती है। उसका ससुराल एक दूसरे शहर में होता है, और ससुराल में आने पर जब वो सब्जी बनाती है तभी उसके हाथ की सब्जी उसके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हे भगवान! अरे ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? आज तक मैंने इतने बेस्वाद सब्जी कभी नहीं खाई। तूने तो पूरे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। अरे श्रुति भाभी, आपने ये कौन से ग्रह की सब्जी बनाई है? इतना बुरा खाना भगवान किसी के भी नसीब में ना लिखे। क्या भाभी, मुझे लगा कि जब आप घर पे आओगी तब हम सबको बढ़िया बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाओगी, लेकिन नहीं, आपने तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे नहीं काजल, मैं खाना तो वाकई में अच्छा बनाती हूँ। मेरे मायके में मैं जब खाना बनाती थी तब सभी लोग उंगलियां चाटते रहते थे। हो सकता है कि यहाँ की सब्जी ही खराब हो, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो सामने ही गार्डन में हमने सब्जियां उगाई है और उन्हीं को तोड़कर ही मैं सब्जी बनाती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ की सब्जी ही खराब है। बाकी मैंने तो खाना एकदम अच्छा बनाया है। अरे ऐसे कैसे खराब है? तू आने के पहले तक तो सब्जियां अच्छी ही थी, फिर अचानक से ये बदलाव कैसे हो सकता है? अरे माँ जी, रातों रात चीजें बदल जाती है। मैं कह रही हूँ ना, कमी ना तो मुझ में है और ना ही खाना बनाने की स्टाइल में है। सारा का सारा दोष सब्जी में ही है। सब्जी ही बाजार से खराब होकर आई है। लेकिन भाभी, अरे काजल, जब श्रुति इतना कह रही है तो हो सकता है ना कि वाकई में सब्जी खराब हो, क्योंकि जब मैं श्रुति के मायके गया था तब उसने मुझे बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाए थे। और आजकल हमारे शहर का मौसम भी काफी खराब हो गया है और ऐसे में सब्जियों की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। देखा ना, ये बेचारा नितिन मेरी बात अच्छे से समझ गया, लेकिन आप दोनों को तो सुनना ही नहीं है। आप दोनों को तो मुझ पर बस राशन पानी को लेकर चढ़ना आता है और कुछ नहीं आता।
मीना और काजल उसे कुछ नहीं बोलती और अब ऐसे ही श्रुति जो भी खाना बनाती है वो बेस्वाद ही बनता है और काजल और मीना को ये बात नहीं पचती। माँ, अचानक से ऐसे कैसे सब्जी का टेस्ट बदल सकता है? मुझे तो दाल में, मेरा मतलब सब्जी में कुछ काला लग रहा है। हमें बात की तह तक जाना चाहिए। लेकिन कैसे काजल? देखो माँ, आप एक काम करो, आज आप चुपके से एक सब्जी बना लो। श्रुति भाभी दोपहर को बाहर जाने वाली है, तभी आप वो सुबह लाई हुई पालक की सब्जी बना दो और तब देखना कि आपके हाथ से भी वो सब्जी बेस्वाद बनती है या स्वादिष्ट बनती है। हाँ काजल बेटा, ये बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है तूने। इससे ये साफ हो जाएगा कि असल में खोट सब्जियों में है या फिर मेरी बहू में। लेकिन उन दोनों की ये बात श्रुति सुन लेती है और वो दोपहर को मॉल ना जाकर जब मीना पालक की सब्जी बना देती है तब चुपके से उसमें एक पाउडर छिड़क देती है और उस सब्जी को अच्छे से मिला देती है। मेरी ये सास और ये ननद खुद को बड़ा शेर समझती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं भी सवा शेर हूँ। अगर इन्हें पता चल गया कि मुझे सब्जी बनाने नहीं आती तो ये लोग मुझे कमजोर और नाकारा समझेंगे और मेरी इज्जत भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं मेरा एटीट्यूड बनाए रखना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगी। अब इस पाउडर की मदद से माँ जी के हाथ की बनी यह पालक की सब्जी एकदम बेस्वाद बन जाएगी। फिर बाद में जब उस सब्जी को सभी लोग खाते हैं तब उस सब्जी को चख कर मीना और काजल दोनों हैरान रह जाती है। अरे माँ, आपने ये कितनी घटिया सब्जी बनाई है। अरे इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। देखा ना, मैंने आप दोनों को पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। अब देखो सब्जी का स्वाद कितना बिगड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो पालक को अपने हाथों से साफ किया था और पालक की जुड़ी भी काफी अच्छी थी। शायद सब्जी होने के बाद मुझे उसे टेस्ट करना चाहिए था। अगर उसी वक्त मुझे उसका स्वाद पता चल जाता तो मैं आप लोगों को ये सब्जी परोसती ही नहीं। पता नहीं आजकल ये क्या चल रहा है, अचानक से सब्जियां इतनी खराब कैसे आने लगी है। सच में पापा जी, यहाँ की सब्जियां तो बहुत ही खराब है, लेकिन मेरी माँ की सब्जियां, उफ, उनकी तो बात ही अलग है। मेरे मायके के बगीचे में मेरी माँ खुद अपने हाथों से सब्जियां उगाती है। वहाँ की सब्जियों में और यहाँ की सब्जियों में जमीन आसमान का फर्क है। लगता है इस शहर की सब्जियों में काफी ज्यादा मिलावट होती है और ये सब हमारी जान के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूँ कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम तीनों कोई सब्जी ही मत बनाओ, दाल चावल और रोटी ही बनाओ, उसी से हम अपना पेट भर लेंगे। हाँ पापा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी और हम सबकी सेहत के लिए यही सही रहेगा। ठीक है बहू, जब तक सब्जियां ताजी और स्वाद वाली ना आ जाए तब तक थोड़े दिनों के लिए अलग अलग प्रकार की दालें ही बनाओ। श्रुति बहुत खुश होती है क्योंकि उसे जो चाहिए था वही होता है, उसका काम हो जाता है और अब उसे केवल दाल चावल और रोटियां ही बनानी पड़ती है। वही दूसरी तरफ उसकी ननद काजल ये सब देखकर एकदम चकित हो जाती है। फिर एक रोज ऑफिस में नितिन का दोस्त आलोक टिफिन बॉक्स में मेथी की सब्जी लेकर आता है जो कि काफी स्वादिष्ट होती है। यार आलोक, ये मेथी की सब्जी तो एकदम कमाल की बनाई है भाभी ने। सच में मजा ही आ गया यार। थैंक्स नितिन। मेरी घरवाली तो एकदम मास्टर शेफ है, हर रोज कुछ ना कुछ टेस्टी और मजेदार खाना बनाती है, इसीलिए मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ। आलोक की बात सुनकर नितिन अब सोच में पड़ जाता है और वो घर आकर श्रुति को ये सारी बातें बताता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा श्रुति, आलोक के घर से आई हुई मेथी की सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी थी, तो फिर हमारे घर की सब्जी स्वादिष्ट क्यों नहीं बन रही? आखिर क्या माजरा है? तुम्हारा ये सर क्या? अरे वो तुम्हारा दोस्त किसी और एरिया में रहता है, वहां पर उसकी बीवी को मिल गई होगी कोई अच्छी सब्जी। अब जरूरी थोड़ी ना है
कि हर जगह की सब्जियां खराब ही हो, और अगर किसी जगह की सब्जियां खराब मिलती है तो वहाँ की कुछ कुछ सब्जियां अच्छी भी तो हो सकती है ना। और अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा तो मायका ही सही था। वहाँ की सब्जियां तो लाजवाब थी। उनके स्वाद का तो कोई तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ नितिन, और मैंने तुम्हें ये बात पहले भी कही है और अब दोबारा कह रही हूँ। अगर सब्जी में पहले से ही फॉल्ट रहेगा तो वो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, फिर चाहे आप उसे कितना भी अच्छे से धो लो। और हाँ, आइंदा से मुझे यह सास बनकर सुनाने मत चले आना, वरना मैं तुम्हें अच्छे से जवाब दूंगी। बेवकूफ कही के। अरे नहीं श्रुति, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस वो। चुप रहो अब और जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। अब श्रुति हर बार यूं ही अपनी माँ की सब्जियों की डींगे हाँकती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब काजल और मीना मोहल्ले में सब्जी खरीदने जाती है, तभी अरे क्या भैया जी, आप तो आजकल एकदम बुरी सब्जियां बेच रहे हो। आपकी सब्जियों में तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं होता। हमें तो बस दाल पे ही गुजारा करना पड़ रहा है। अरे बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? हमारी सब्जियां पूरे मोहल्ले में नंबर 1 है। हर कोई हमारी कितनी तारीफ करता है, और केवल आप ही हो जो इतनी बुराई कर रही हो। अरे अगर तुम्हारी सब्जी इतनी ही अच्छी है तो फिर मेरे घर की सब्जी में स्वाद क्यों नहीं आ रहा? अब ये तो आपको ही पता मीना बहन। हमारे घर की सब्जियां तो बड़ी अच्छी बनती है। हाँ मीना बहन, इनकी सब्जियां तो काफी फ्रेश होती है। मैं तो रोज ही इनसे लेती हूँ। तो फिर आपकी ही सब्जी कैसे बिगड़ रही है? और आपको पता है क्या, दूसरे मोहल्ले में खराब क्वालिटी की सब्जियां मिलती है और एकदम बेस्वाद भी होती है, लेकिन ये भैया तो एकदम अच्छी सब्जियां लाते हैं जो दाम और स्वाद दोनों में भी एकदम अच्छी होती है। उनकी बातें सुनकर काजल और मीना एकदम चौंक जाती है और उन्हें अब सारी बातें समझ आती है कि श्रुति ही सब्जी को सही से नहीं बना रही। और ये बात तब पूरी तरह साफ हो जाती है जब काजल को श्रुति के कमरे में मिलावट वाला पाउडर मिलता है, जिसके साथ उसका बिल भी होता है। ये देखो माँ, ये वही मिलावट वाला पाउडर है और ये रहा इसका ये बिल। इस पर तो 3 तारीख लिखी हुई है और आपने तो वो सब्जी 3 तारीख को ही बनाई थी। इसका मतलब भाभी ने आपकी सब्जी में मिलावट की थी ताकि उसका स्वाद बिगड़ जाए और वो आपकी सब्जी को घर वालों की नजरों में खराब साबित कर सके और सारा इल्जाम सब्जी की क्वालिटी पर जाए, ना कि उसके बनाने वाले पर। अच्छा, तो अब समझ आई सारी बात। इस चुड़ैल ने ये सब अच्छा नहीं किया है। अब तो इसकी पोल खोलनी ही होगी। बहुत उड़ती है ना ये अपनी माँ की सब्जियों पर। अब तो रुक जा बेटा, मैं तुझे दिखाती हूँ। फिर एक दिन मीना और काजल श्रुति को घुमाते घुमाते दूसरे शहर लेकर आते हैं, जहाँ पर वो अचानक से उसके मायके जाने का प्लान बनाते हैं। और ये बात सुनते ही श्रुति घबरा जाती है। क्या कहा? मेरे मायके में? लेकिन उसकी क्या जरूरत है? हे भगवान, अगर इन लोगों ने मुझे सब्जी बनाने को कह दिया तब मैं क्या करूंगी? उस बार तो मैंने नितिन को झूठ कह दिया था कि वो सब्जी मैंने बनाई थी, लेकिन असल में तो वो सब्जी माँ ने बनाई थी। लेकिन आज तो ये लोग मेरे सामने ही होंगे। अब मैं क्या करूंगी? बहू, किस सोच में पड़ गई तू? अरे कुछ नहीं माँ जी, शायद आज माँ घर पर नहीं रहेगी। अरे नहीं श्रुति बहू, तू फिक्र मत कर, तेरी माँ घर पर ही है। मैंने समधन जी से बात कर ली है और उन्होंने ही मुझे बताया है कि आज वो घर पर ही है। हाँ भाभी, अब आप चिंता मत करो और चुपचाप चलो, और उसी बहाने हमें आपकी माँ के बगीचे की सब्जियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और हाँ भाभी, अभी आपको वो अच्छी क्वालिटी वाली सब्जी को हमें बनाकर खिलाना होगा। उन दोनों की बातें सुनकर श्रुति को अब पसीने छूटने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में वो तीनों उसके मायके पहुंचती है। चल बहू, अब जल्दी से अपने बगीचे की सब्जी तोड़कर हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी सब्जी बना दे। बहुत भूख लगी है हमें। लेकिन माँ जी, वो मैं
क्या हुआ भाभी? अचानक से आपकी बोलती बंद क्यों पड़ गई? मानो आपको कोई सांप सूंघ गया हो। अरे, इस गधेड़ी से आप खाना बनाने के लिए क्यों कह रहे हो? ये कुछ भी बनाती है और इसे ठीक से कोई सब्जी बनाने भी नहीं आती। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसे कहकर कोई फायदा नहीं है। क्या? श्रुति की माँ उसकी इज्जत का पंचनामा कर देती है और मीना और काजल को वो सारी सच्चाई बताती है। माँ जी, काजल, मुझे माफ कर दो। कमी तो हमेशा से ही मुझ में ही थी। मैं ही अच्छी सब्जी नहीं बना पाती और मैंने ये सच आप लोगों से इसीलिए छुपाया ताकि आप लोग मुझे कमजोर या बेवकूफ ना समझो और मेरे साथ बुरी तरह से पेश ना आ सको। अगर मैं आप लोगों को सच बता देती तो आप लोगों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती। और इसी के चलते मैंने वहां की सब्जियों में खोट निकाला और तो और आपकी सब्जी में भी मैंने मिलावट की ताकि सबको यही लगे कि खोट तो सब्जियों में ही है। अरे बेवकूफ लड़की, अगर तुझे खाना बनाने नहीं आता तो तू हमें पहले ही बता देती ना। इसमें तेरी इज्जत कम होने वाली कौन सी बात है? अरे मैं तुझे सब्जी बनाना सिखा देती। काजल को भी मैंने ही सब सिखाया है, वैसे ही तुझे भी सिखा देती। हाँ भाभी, आप एक बार हमसे बात तो कर लेती। हे भगवान, इतना सब हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। श्रुति, ये तूने बहुत गलत काम किया है बेटा। तुझे कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि तेरे ससुराल में नौकरानी होगी, इसीलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। लेकिन मैंने इन सब के बारे में सोचा ही नहीं। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इसे पहले ही सब सिखा देना चाहिए था। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए क्योंकि सारी गलती मेरी ही है। आपने मुझे पहले भी सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। और माँ जी, मुझे माफ कीजिए। अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब आपसे मैं सारी सब्जियाँ बनाना सीखूंगी और सबको स्वादिष्ट और बढ़िया खाना खिलाऊंगी। इस तरह अंत में श्रुति सबके सामने अपनी गलती मान लेती है और धीरे धीरे वो अपनी सास से सारी सब्जियां बनाना सीख जाती है और सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर वो सबका दिल जीत जाती है।